गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल वाला टॉपिक लेकर आए हैं और ये हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक रहेगा। देखिए गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्स, क्लाउड, माउंटेन, वाटर, गैसेस, एनिमल, ह्यूमन, ट्रीज, व्हीकल, एक चीज़ से मिलकर बनते हैं और उस चीज़ को हम एटम कहते हैं साइंटिफिक ज़बान में। ठीक है गाइस। अब जब इस एटम को मजीद एक्सप्लोर किया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से और नील एटॉमिक मॉडल से और इस तरह क्वांटम एटॉमिक मॉडल से, तो हमें पता चला कि एटम मजीद कंसिस्ट करता है तीन चीज़ों के ऊपर, एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन और एक एम्प्टी स्पेस। ये तीन चीज़ें मिलकर हमें एटम दे देता है। जब मजीद रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियॉन्स पे कंसिस्ट करता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस हमें दे देता है और उसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जब मजीद रिसर्च किया गया कि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मजीद बनते हैं जिसको हम कहते हैं क्वार्क्स, यानी कि क्वार्क्स मिलकर इनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो गाइज, अभी तक तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नाम तो आपने सुना है, क्वार्क्स का आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो क्वार्क्स का मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बताता हूँ कि क्वार्क्स का कंसेप्ट किसने दिया था और किस तरह दिया था, और क्वार्क्स को किन किन साइंटिस्ट ने, इसकी जो है बात है, सबसे पहले किन किन साइंटिस्ट ने की थी। देखें, क्वार्क्स की थ्योरी, जब क्वार्क्स का नाम आ जाए ना गाइस, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वार्क्स कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ वो पार्टिकल हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, बस यही इसका डिफिनीशन है। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? इसका कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ क्वार्क्स वाज पुट फॉरवर्ड बाय टू साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली इन 1964, एम जेलमैन एंड जी ज्विक। दो साइंटिस्ट थे। मजीद इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं गाइज, ये थ्योरेटिकली साइंटिस्ट थे। कौन थे गाइज? थ्योरेटिकली साइंटिस्ट, यानी कि इनका काम सिर्फ थ्योरेटिकली काम था, ना कि प्रैक्टिकली। ठीक है गाइज। तो इन्होंने क्वार्क्स का कंसेप्ट दे दिया। देखिए गाइज, इस तरह होता है कि आपका जो नज़रिया है उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, लेकिन आप अपनी फील्ड के इतने माहिर है कि कुछ चीज़ों की आप वक्त से पहले प्रिडिक्शन कर लेते हैं और वो आने वाले लोगों के लिए फिर बाद में सच साबित हो जाता है। जिस तरह के आइंस्टाइन की थ्योरी जो है, उस वक्त उसको प्रूफ करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन बाद में पता चल गया कि उसकी हर एक बात ठीक थी। इसी तरह क्वार्क्स को प्रूफ करने के लिए इन दो साइंटिस्ट के साथ कोई भी प्रूफ नहीं था। इन्होंने इंडिपेंडेंटली इसका तस्वुर दे दिया, जो बाद में क्या हो गया, सच साबित हो गया। और इस तरह होता है गाइस, बेंजीन की कहानी आपने सुनी होगी। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा ज़बरदस्त कंपाउंड है बेंजीन, जिसमें रेजोनेंस वाला फिनोमेना भी होता है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट को 78 ईयर लगे थे गाइस। कितने ईयर लगे थे? 78 ईयर लगे थे। और ये किस तरह, फिर इसका स्ट्रक्चर किस तरह वजूद में आया? तो एक किताब में लिखा गया है कि एक साइंटिस्ट था, उसने आग लगाई हुई थी, सर्दी थी, और वो बैठा था, इसी बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहा था। तो उसकी आंख लग गई और ख्वाब में उसको एक सांप आया जो कि एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर रहा था, एक ख़ास शेप इख्तियार कर रहा था। जब साइंटिस्ट की आंख खुली तो उसने क्या किया, उसी सांप के बने हुए स्ट्रक्चर, यानी जिसको उसने ख्वाब में देखा था, को पेपर में ड्रॉ कर दिया और बेंजीन स्ट्रक्चर की जितनी भी स्टेबिलिटी के रूल थे उसके ऊपर अप्लाई कर लिए, तो वो ठीक हो गया। यानी कि 78 ईयर के बाद ख्वाब में एक साइंटिस्ट को एक शक्ल आ जाता है सांप की शक्ल, सांप के रूप में। ठीक है। और वो उसको पेपर में, तो ये गाइज अक्सर हो जाता है इस तरह। ये अपनी फील्ड के साथ एक दिलचस्पी का एक इंतहा होता है कि जब आप अपनी फील्ड में इतने माहिर बनना चाहें या उसके साथ आपका इतना लगाव हो कि आप सोते भी हैं तो ख्वाब में भी आपको वही बातें नज़र आती हैं। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, एम जेलमैन एंड जी ज्विक, इनके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। ख्वाब की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अलबत्ता एक इल्हाम सा नेचर की तरफ से हो जाता है और इस तरह होता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि साइंस जो है इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। उसने क्या करना है, उसने एक बात कहनी है मैथमेटिकली बेस के ऊपर, या उसने एक बात कहनी है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के ऊपर। ठीक है। तो शायद इनके पास मैथमेटिकली प्रूफ था लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था, इसलिए इंडिपेंडेंटली का वर्ड्स यूज़ किया गया है। अलबत्ता इन्होंने क्वार्ट्स की थ्योरी दे दी और अब हम देखते हैं कि इनकी थ्योरी किन किन पॉइंट्स पर मुश्तमिल थी, वो देखते हैं अब गाइज। तो ये है गाइज क्वार्ट्स थ्योरी की मेन पॉइंट।
सबसे पहले इन्होंने कहा कि क्वार्क्स एक या दो नहीं हैं बल्कि बहुत सारे क्वार्क्स हैं, यानी कि देयर आर 6 क्वार्क्स, और वो ये है अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, ट्रेंच, चान, बॉटम, टॉप क्वार्क्स। इनको ये नेम दिए गए हैं कि 6 क्वार्क्स हैं और वो इस तरह हैं। और देखेंगे इस जिस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं या एटॉमिक पार्टिकल जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको हम दो वजूहात से जानते हैं, या तो इनके ऊपर चार्ज को देखकर, या तो इनका मैस देखकर, या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बिहेवियर देखकर। ठीक है, तो हम देखें जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इलेक्ट्रॉन को देखते हैं या हमारा वास्ता पड़ता है एक प्रोटॉन के देखने से, तो उसके ऊपर लिखा नहीं होता कि मैं प्रोटॉन हूँ, उसके ऊपर लिखा नहीं होता कि मैं न्यूट्रॉन हूँ, उसके ऊपर लिखा नहीं होता कि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ। हाँ, हम क्या करते हैं, उसका चार्ज मालूम करते हैं, वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वो हम इस तरह कर सकते हैं। और उसका मेस देखते हैं, तो जब ये हमें मेस और चार्ज का पता चल जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये बाजी जो है ये इलेक्ट्रॉन है या ये प्रोटॉन है। तो इस तरह इन क्वार्क्स को भी हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज जानते हैं, या इन टर्म्स ऑफ चार्ज इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है थ्योरी में। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस क्वार्क्स की थ्योरी में ये बात की गई है कि ये जो अप, टॉप एंड चार्म क्वार्क्स हैं, अप, टॉप और चार्म क्वार्क्स, इनके ऊपर एक चार्ज होता है और वो चार्ज 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है प्लस में। ठीक है, 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है लेकिन प्लस में। और बाकी जो तीन रह गए, बॉटम, डाउन एंड स्ट्रेंच क्वार्क, बॉटम, डाउन एंड स्ट्रेंच क्वार्क जो है इनके ऊपर -1/3 ऑफ दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। तो ये चार्ज की टर्मिनोलॉजी में इन क्वार्क्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट जो पॉइंट था क्वार्क्स थ्योरी का वो ये था, फॉर एवरी क्वार्क्स देयर इज करस्पॉन्डिंग एंटी क्वार्क्स। देखें गाइज, जिस तरह क्वार्क्स हैं तो इसी तरह इनका एंटी क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन, एंटी हाइड्रोजन भी है, एग्जिस्ट करते हैं। अभी अभी पता चला है रिसेंट में कि एंटी हाइड्रोजन, एंटी मैटर जिसको हम कहते हैं गाइज, वो भी एग्जिस्ट कर, एंटी प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है। तो सिमेट्रिकली अगर क्वार्क एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एंटी क्वार्क को भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसी बात को इंक्लूड किया गया है इस थ्योरी में। देखिए गाइस, जिस तरह के न्यूक्लियस के बारे में कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कहा कि क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो कितने क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन बनाएंगे और कितने क्वार्क्स मिलकर न्यूट्रॉन बनाएंगे, कौन से क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन बनाएंगे, कौन से क्वार्क्स मिलकर न्यूट्रॉन बनाएंगे। तो आप देखें गाइस, क्वार्क्स कंबाइन इन 3 टू फॉर्म पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन बनता है या प्रोटॉन बनता है तो ये 3 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनता है। लेकिन कौन कौन से क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनता है, तो ये जो प्रोटॉन है गाइज, ये 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। और अप क्वार्क के ऊपर इधर हमने पढ़ लिया कि चार्ज कितना होता है अप क्वार्क के ऊपर, 2/3 ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 अप चार्ज के ऊपर 2/3 दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये 2 अप क्वार्क चार्ज आ गए, और 1 डाउन क्वार्क्स, और डाउन क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज है 1/3। तो इन सब को जमा कर लिया हमने, प्लस कर लिया, तो हमारे पास आ गया गाइस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 इसका एलसीएम आ गया, 2 + 2 4 - 1, तो 3/3 आ गया और वो हमें दे देगा 1। तो इसलिए हमें प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर इस तरह चार्ज आता है। और न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल होता है और वो भी क्वार्क से मिलकर बनता है, तो कौन से क्वार्क्स और किस तरह के क्वार्क्स मिलकर, किस तरह से मिलकर, कौन से क्वार्क्स मिलकर न्यूट्रॉन देते हैं, तो 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क्स मिलकर हमें न्यूट्रॉन दे देता है। और अभी हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि उसका चार्ज 0 रह जाता है। 2 डाउन क्वार्क्स, डाउन क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज है गाइज, -1/3। ये देखें गाइज, डाउन, ये थ्योरी के पोस्टुलेट में ये बात इंक्लूड है, -1/3। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर लिखेंगे -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस प्लस -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये 2 डाउन प्लस 1 अप चार्ज, और अप चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होता है 2/3 दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एलसीएम क्या आएगा गाइज, एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ से आएगा -1 + 2, और इसको ब्रैकेट में बंद करके
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा। अब देखेंगे इस -1 -1 -2 +2 0 0 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास आएगा 0 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर सॉरी इस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो 2 डाउन और 1 अप चार्ज से क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो मिल करके हमें नेट चार्ज 0 दे रहा होता है गाइस। तो मेरे ख्याल से क्वार्क्स का जो वर्ड्स आया था, आपने फर्स्ट टाइम सुना था, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमसे रह जाएगा, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल को हमने देखना था। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल में इस क्वार्क्स का रोल था, इसलिए मैंने क्वार्क्स को डिटेल से आसान ज़बान में समझा दिया। ठीक है गाइस, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल की तरफ जाते हैं कि मेन कौन से 2 या 3 क्लासेस है जिसमें पार्टिकल को क्लासिफाई किया गया है। देखें गाइस, तो अभी आपको पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्वार्क्स, और उसमें कुछ अप कुछ डाउन, न्यूट्रॉन में कुछ डाउन कुछ अप, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या, एंटी क्वार्क्स। तो बहुत सारे पार्टिकल बन जाते हैं गाइस, बहुत सारे पार्टिकल बन जाते हैं। तो उसको मेनली, इन सब पार्टिकल को मेनली 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक क्लास को हम कहते हैं हेड्रॉन्स, और एक क्लास को हम कहते हैं लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स कौन से हैं गाइज? ये वो पार्टिकल है, ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो क्या करते हैं गाइज, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। हेड्रॉन्स वो पार्टिकल होते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेप्टॉन्स, इसका अल्टरनेटिवली कि लेप्टॉन्स वो पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मज़ीद हेड्रॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और लेप्टॉन्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जो प्योर फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, जो किसी भी क्वार्क से नहीं मिलकर बनते, बल्कि खुद अपने आप में एक पार्टिकल होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखें, 2 तरह से डिफिनीशन मैंने की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करें, हेड्रॉन्स कहलाते हैं। क्वार्क से मिलकर बने, हेड्रॉन्स कहलाते हैं। लेप्टॉन्स वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करें, या जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, या वो प्योर एलिमेंट्री पार्टिकल, उनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। इसी तरह मजीद गाइस देखें, हेड्रॉन्स के फिर 2 क्लासेस हैं। हेड्रॉन्स के फिर 2 क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं बेरियॉन्स, और एक को हम कहते हैं मीजॉन्स। अच्छा, ये बेरियॉन्स कौन से होते हैं? इसमें प्रोटॉन आता है। कौन आता है गाइस? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अभी हमने देख लिया कि प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। यानी कि वो पार्टिकल बेरियॉन्स कहलाते हैं, या वो हेड्रॉन्स बेरियॉन्स कहलाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके साथ साथ ये इस बात इनके लिए ख़ास है, स्पेसिफाई है, कि ये 3 क्वार्क से मिलकर बनेंगे। कितने क्वार्क से? 3 क्वार्क से। और ये जो मीज़ॉन्स हैं, क्या है मीज़ॉन्स? ये इसमें 1 क्वार्क्स होता है गाइस, 1 क्वार्क्स प्लस 1 एंटी क्वार्क्स, ये इसमें फ़र्क है गाइस। देखें, हेड्रॉन्स वाली जो डिफिनीशन है वो तो इस पे लागू होती है कि क्वार्क से मिलकर बनते हैं, लेकिन बेरियॉन और मीज़ॉन में यही फ़र्क है कि बेरियॉन्स जो है वो 3 क्वार्क्स मिलकर बनते हैं, और मीज़ॉन्स जो है वो 1 क्वार्क्स और 1 एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। देखें गाइस, ये जो बेरियॉन्स होते हैं, इनका इनकी मेस की टर्म्स में मैं आपको बेरियॉन्स की डिफिनीशन बताता हूँ कि मेस की टर्म में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। मेस की टर्मिनोलॉजी में बेरियॉन्स वो पार्टिकल हैं जिनका मेस या तो प्रोटॉन के बराबर होगा या प्रोटॉन से बड़ा होगा। अब इस डिफिनीशन को आप लागू करें इसके ऊपर, प्रोटॉन के बराबर बेरियॉन्स वो पार्टिकल जिनका मेस प्रोटॉन के बराबर या प्रोटॉन से बड़ा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा होता है मेस में, तो ये डिफिनीशन भी इसके ऊपर लागू होता है। और मीज़ॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जिनका मेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मेस के दरमियान आता है। क्या आता है गाइस? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मेस के दरमियान। और मीज़ॉन्स का मैं आपको एक बताता हूँ जिसको हम कहते हैं पाइऑन्स। क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं पाइऑन्स। पाइऑन्स एक मीज़ॉन्स है, वो एक क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलकर बनता है। तो गाइज ये था हेड्रॉन्स का डिटेल। अब लेप्टॉन्स पे आते हैं। लेप्टॉन्स का जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये प्योर एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी कि किसी भी क्वार्क से नहीं मिलकर बनते। ये खुद
अपने आप में ही एक पार्टिकल है, बस किसी से मिलकर नहीं बनता, एलिमेंट्री है, पेवर है, ठीक है, कंपोजिट नहीं है, ठीक है। जिस तरह हेड्रॉन कंपोजिट है, क्वार्क से मिलकर बनता है, ये किसी भी क्वार्क से मिलकर नहीं बनता, बस लेप्टॉन किसी को लिफ्ट नहीं देता, ठीक है, वो खुद एक खुददार चीज़ है। देखें, इसमें आता है एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक एंटी पार्टिकल, मेरे ख्याल से वो है पॉजिट्रॉन। इसकी फैमिली में लेप्टॉन्स, अभी तक साइंटिस्ट का बिलीव है कि लेप्टॉन जो है वो 6 इन नंबर है, यानी कि ये पेवर एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो 6 है। और इसको, इसमें एक है मियॉन्स, क्या गाइस, एक मिजॉन है ना, एक मियॉन्स है, और वो उसकी स्पेलिंग है MUONS। और इसका एक एंटी पार्टिकल, ठीक है। और एक है टाउ, और इसका एक एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी टाउ। अब गाइस देखें, ये जो तीन है ना, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं गाइस, आपको पता है? इसको कहते हैं न्यूट्रिनोस। क्या कहते हैं गाइस? न्यूट्रिनोस। इसको न्यूट्रिनोस, यानी कि इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, टाउ और न्यूट्रिनोस आर leptons. Lepton are 6 in number. They are electron, muon, tau and their न्यूट्रिनोज एंड देयर एंटीपार्टिकल्स। जबकि हेड्रॉन को मैंने कहा जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में। तो गाइज, इस तरह अगर आपने एक बात यहाँ पर कैच नहीं की तो मैं आपको बताऊं कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल, जितने भी एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनको या तो मैस के रिस्पेक्ट में या मैस की टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करते हैं या चार्ज की टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करते हैं, ठीक है गाइज। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये न्यूट्रिनोज वगैरह, ये चीज़ें, ये जब हम रेडियो एक्टिव डिके वाला टॉपिक, जिसमें बीटा डिके वगैरह हम पढ़ रहे थे, उन सब में न्यूट्रिनोज और पॉजिट्रॉन वगैरह इनकी बातें हम कर चुके हैं। तो ये बाद में जो हमारे पास जो हाई एनर्जी एक्सेलरेटर, जिसमें हम पार्टिकल को हाई एनर्जी देते हैं, उसमें देखते हैं कि कुछ ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ये अक्कर नहीं कर सकते। इनका लाइफ टाइम जो है वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकंड होता है। लेकिन चूँकि पार्टिकल हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ी ही वक्त के लिए आ जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं, इसलिए इसको क्लासीफाई किया गया है। मेनली मैं इसको फिर दोहराता हूँ गाइज, देखें, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। हेड्रॉन वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करें, लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करें ना करें। हेड्रॉन्स जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, लेप्टॉन क्वार्क से मिलकर नहीं बनते। हेड्रॉन के फिर दो टाइप्स हैं, बेरियन और मेसॉन। बेरियन वो जो 3 क्वार्क्स मिलकर पार्टिकल बनाते हैं, बेरियन कहलाते हैं। या वो बेरियन वो पार्टिकल होते हैं जिनका मेस प्रोटॉन के मेस के बराबर होता है या प्रोटॉन की मेस से ज़्यादा होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ चार्ज अब इसको डिफाइन नहीं करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मेस अभी इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मेसॉन्स वो है कि जिसका मेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मेस के दरमियान हो, ठीक है। और क्या होगा, इस ये क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलकर बनता हो, ठीक है। इसी तरह लेप्टॉन्स जो है वो पेवर एलिमेंट्री पार्टिकल है और वो 6 इन नंबर है, और वो इलेक्ट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल, टाउ इसका एंटी पार्टिकल, म्यून्स और उसका एंटी पार्टिकल। तो उम्मीद है गाइज ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।